नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल को जो कवर्ड करके रखती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इससे पहले हमने जितने भी सेल ऑर्गन्स बताए हुए हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सभी, इन सभी को कवर्ड करके रखने का काम जो है वो सेल मेम्ब्रेन करती है। चारों तरफ से जो भी पर्टिकुलर कोई भी सेल होती है, सेल को चारों तरफ से कवर्ड रखने का कार्य जो करती है वो सेल मेम्ब्रेन करती है। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन से होके कुछ पदार्थ अंदर सेल के अंदर भी आ सकते हैं और सेल के बाहर भी जा सकते हैं। जैसे आपने वो देखा होगा, किशमिश देखी होगी, तो किशमिश को जब हम किसी दूध के अंदर डाल देते हैं तो कुछ समय के बाद वो फूल जाती है, यानी कि दूध जो है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, भर जाता है। ऐसे ही यदि उसको हम किसी चाशनी के अंदर डाल देंगे तो कुछ समय के बाद वो पिचक जाएगी, यानी कि जो अंदर उसका जो कंसंट्रेशन है वो बाहर की अपेक्षा कम है, तो बाहर निकल आएगा, उसका जो लिक्विड है बाहर आ जाएगा और वो पिचक जाएगी। तो ये ऐसी ही जो है हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोसेस होती है। इससे कुछ सेल के अंदर जैसे ग्लूकोज है या कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, ये सभी इसके अंदर प्रवेश करती है और बाहर निकल आती है। तो इस तरह की प्रोसेस होती है सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर ही अवेलेबल होती है, दोनों में ही प्रेजेंट होती है। बट यूकैरियोटिक सेल में केवल एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और उसके ऊपर एक सेल वॉल होती है, वो उसको कवर करने का कार्य करती है, जो सेलुलोज से मेडअप होती है। अब बात आती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मेडअप रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, इसका केमिकल कंपोनेंट क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन और लिपिड इनसे मिलकर बनी होती है और कुछ मात्रा में उसमें कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल भी पाए जाते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इसको बोलते ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है, इसको डिस्कवर किया था सी नेगेली एंड कैमर। इन्होंने डिस्कवर किया था 1931 के अंदर, इसको डिस्कवर किया हुआ था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अलग अलग मत हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने उसके बारे में अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए हैं। किसी ने उसको त्रिस्तरी बताया हुआ है, किसी ने उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग मॉडल्स उसके बारे में प्रस्तुत किए गए, लेकिन जो सबसे फेमस जो मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। वो अभी हम आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए थे डैनियली डेप्सन, इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था, वो दिया हुआ था सैंडविच मॉडल। सभी ने सैंडविच खाया होगा, देखा होगा सैंडविच कैसा होता है, दो ब्रेड और ब्रेड के बीच में मसाला होता है। तो उन्होंने बताया कि जैसे सैंडविच बनता है उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, ऊपर और नीचे प्रोटीन की लेयर और बीच में लिपिड की लेयर होती है। इस तरह से जैसे सैंडविच होता है ना, मसाला बीच में भरा होता है, तो मसाले को उन्होंने क्या माना, लिपिड माना, और ऊपर और नीचे क्या होता है, प्रोटीन की लेयर होती है। तो इस तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेडअप होती है। लेकिन ये जो मॉडल था वो पूरी तरह से सही नहीं था। इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट हुए रॉबर्टसन, इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी तरह से मेडअप होती है जिसमें प्रोटीन और लिपिड के पार्टिकल्स अरेंज रहते हैं, जिसमें प्रोटीन बाहर की साइड में रहती है और लिपिड अंदर की साइड में रहती है। और लेकिन ये पूरी एक यूनिट मेम्ब्रेन होती है, इकाई झिल्ली होती है। और ये यूनिट जो मेम्ब्रेन होती है वो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उन सभी की चारों तरफ होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या गोल्गी बॉडी है या राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, तो सभी की चारों तरफ एक यूनिट मेम्ब्रेन जो है वो मेडअप रहती है। इस मॉडल को भी पूरी तरह से सही नहीं माना गया। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए सिंगर और निकोलसन। सिंगर और निकोलसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में उन्होंने ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों से ही मेडअप होती है, यानी कि प्रोटीन और लिपिड
से मेडअप होती है, लेकिन वो इस तरह से उसके जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरह का नहीं होता सैंडविच मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन की तरह। उसका जो मॉडल होता है उन्होंने बताया एक जैसे समुद्र है, समुद्र के अंदर बर्फ के टुकड़े डले हुए हैं, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े जो है उसके अंदर डले हुए हैं। तो आपने देखा होगा जब हम किसी पानी के अंदर किसी बर्फ को डालते हैं तो कुछ बर्फ का जो पार्टिकल है, कुछ बर्फ का जो हिस्सा है वो पानी के नीचे होता है और कुछ ऊपर तैर रहा होता है। तो इस तरह का उन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि एक लिपिड का पूरा समुद्र होता है, उन्होंने समुद्र को, लिपिड को समुद्र माना, और जो प्रोटीन के ये पार्टिकल हैं वो बर्फ के जैसे तैरते रहते हैं। तो इस तरह से इन्होंने सिंगर और निकोलसन ने बताया। अब यहाँ पर जो प्रोटीन का जो हिस्सा है जो पानी के नीचे उसके लिपिड के नीचे डूबा हुआ है, उस हिस्से को उन्होंने हाइड्रोफोबिक एंड कहा। ओके, कौन सा? जो लिपिड के अंदर धंसा हुआ हिस्सा है उसको तो हाइड्रोफोबिक एंड कहा, जैसे मैंने यहाँ पे ये इंडिकेट किया हुआ है, उसको हाइड्रोफोबिक एंड कहा। और जो हिस्सा ऊपर निकला हुआ है उसको उन्होंने ट्रांस प्रोटीन बताया। अब इसमें ये ट्रांस प्रोटीन बताया। इसके अलावा यहां पर एक इन्होंने जो ऊपर कुछ प्रोटीन जो होती है वो तैरती रहती है, और कुछ प्रोटीन होती है पूरी उसमें पार हो जाती है, यानी कि इस हिस्से से लेकर जो एक यूनिट मेम्ब्रेन है, यहाँ लिपिड से ऊपर इधर से लेके ऊपर के हिस्से से लेके नीचे तक पार रहती है। कौन? प्रोटीन। तो ऐसी प्रोटीन को ट्रांस प्रोटीन कहते हैं। और कुछ प्रोटीन आधी डूबी होती है और आधी बाहर निकली होती है, यानी कि ये हिस्सा लिपिड के ऊपर से लेके नीचे तक क्रॉस नहीं करता। तो ऐसी प्रोटीन को इन्होंने सिस प्रोटीन कहा। और कुछ जो प्रोटीन होती है वो एक दूसरे से कनेक्शन रखती है, जुड़ी होती है, जैसे ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इसको नेटवर्क प्रोटीन कहा। तो इस तरह के प्रोटीन के पार्टिकल उसके समुद्र के अंदर या लिपिड के अंदर तैरते रहते हैं। तो इसीलिए इस मॉडल का जो नाम है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया गया, और ये जो है सबसे सर्वमान्य मॉडल माना गया। अब बात आती है इसके फंक्शन की। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके मेन फंक्शन क्या होते हैं, क्या काम करती है हमारी बॉडी के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो आपने देखा होगा कि जितने भी केमिकल होते हैं या कुछ गैसेस होती है, उनको एक्सचेंज करने का जो काम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट फंक्शन आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन, it regulate the transportation of ion and molecule entering and come out the cell। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन होती है और रेगुलेट करने का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन, आयन का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करती है। कुछ जो मॉलिक्यूल होते हैं उन मॉलिक्यूल को सेल के अंदर एंटरिंग एंड सेल के बाहर करने का काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो यही होता है। दूसरा वर्क क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कुछ बैक्टीरिया के जो केमिकल होते हैं या अदर कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसके कुछ केमिकल होते हैं उसके प्रति सेंसिटिव होती है। तो उसको अलग से ही वो कुछ पहचान लेती है और उनको अंदर भी प्रवेश नहीं करने देती है, और जो हमारे WBC होते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो in bacteria and other organisms the plasma membrane receive various kind of stimuli। तो उस जो बैक्टीरिया कुछ केमिकल छोड़ते हैं या अदर ऑर्गेनिज्म कुछ केमिकल छोड़ते हैं, तो उसके प्रति जो है ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेंसिटिव होती है और उससे रक्षा करने का काम करती है। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सम स्पेसिफिक हार्मोन्स बाय रिसेप्टर्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कुछ हार्मोन्स होती है उनको रिसेप्ट करने का काम करती है, जिससे वो सेल उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सके। नेक्स्ट है द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम टेक द रेस्पिरेशन। जो इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो, और बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो, किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन
जो अंदर फोल्ड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, मैंने बताया था एक बाहर की लेयर होती है, एक अंदर की जो लेयर होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, ये रेस्पिरेशन में काम होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का रेस्पिरेशन, जब श्वसन होता है बॉडी के अंदर, हमारे किसी सेल के अंदर श्वसन होता है, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो ये दोनों एक होते हैं, कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो, और बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां पे भी आ गई। तो इस तरह से ये एक जैसे काम होते हैं और रेस्पिरेशन का काम करने का काम करती है। तो इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल होता है इसका, वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है। इसका ये डायग्राम है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो इसके लिए हमने यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर आप उसमें देखना, उसमें आपको पूरा डेटा लिखा हुआ मिलेगा, वहां से आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, और डायग्राम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस तरह से बना हुआ है डायग्राम आपका। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गन्स बताते हैं। एक दो ऑर्गन्स और रह गए, राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अभी। तो इसके बाद ये कुछ ऑर्गेनेल्स और हैं, जिसमें एक आता है राइबोसोम्स और एक होता है सेंट्रियोल सेल के अंदर। तो राइबोसोम्स जो होता है, राइबोसोम्स आपने देखा होगा, राइबोसोम्स मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। एक जिसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम्स होता है वो 70S टाइप का होता है। 70S यानी कि यहाँ पर एक दो यूनिट होती है, एक यूनिट जो है छोटी यूनिट होगी उसकी, एक बड़ी यूनिट होगी। तो छोटी जो यूनिट होती है ये 30S और बड़ी जो यूनिट होती है वो 50S। ये दोनों मिला के कंबाइंड होके 70S हो जाते हैं, क्योंकि एक यूनिट के अंदर वो दूसरी जो यूनिट होती है उसका हिस्सा थोड़ा सा इसके अंदर धसा रहता है, तो इसको कंबाइंड रूप से हम 70S कहते हैं। वैसे अगर इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 80S हो रहा है, लेकिन इसका एक अंदर घुसा रहता है। जैसे दो बॉल है और उसके बॉल को आपस में प्रेस किया जाए तो वो एक के अंदर एक का घुस जाएगा, रबड़ की बॉल का। तो इस तरह से ये दोनों यूनिट आपस में घुसी रहती है। तो 70S टोटल एरिया इसका होता है। अब जो है इसी तरह से जो 80S वाली जो यूनिट होती है, 80S यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S होती है, तो उसकी जो छोटी यूनिट होती है वो 40S की, और जो बड़ी वाली यूनिट होती है वो 60S की। तो इस तरह से ये 100S होता है, सब यूनिट इसकी होती है। अब राइबोसोम्स जो होता है, राइबोसोम्स को किसने डिस्कवर किया था? तो राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था पैलेट। पैलेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1955 के अंदर, है ना। राइबोसोम्स आर द माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोसोम्स जो होते हैं वो एक बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं, और जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मतलब आरएनए प्लस प्रोटीन। तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से ये मेडअप होते हैं। राइबोसोम्स के जो पार्टिकल होते हैं ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट है, दे आर आल्सो कॉल्ड इज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। जैसे मैंने बताया कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके अलग अलग नाम दिए गए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, ऐसे इसको भी क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स के अंदर ही प्रोटीन का मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो राइबोसोमल आरएनए, मोस्टली राइबोसोमल आरएनए के अंदर होता है। इसके बाद इसको फाउंड ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ द सेल। ये जो है राइबोसोम सभी तरह की सेल्स के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी मिलेगा, और यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। इसके बाद है मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स आर मोर एक्टिव एंड प्रोटीन सिंथेसिस। जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जो बाउंड राइबोसोम्स होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं किसकी अपेक्षा? जो फ्रीली राइबोसोम्स होते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल के में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता तो उस पर जो यूकैरियोटिक सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहां पर राइबोसोम्स के पार्टिकल ऐसे उसके ऊपर ऐसे बाउंड रहते हैं। तो ये वाले जो है वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। कौन?
राइबोसोम्स के जो पार्टिकल हैं जो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं किसकी अपेक्षा? प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्रीली राइबोसोम्स होते हैं उनकी अपेक्षा राइबोसोम्स जो मेम्ब्रेन से बाउंड राइबोसोम्स होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो इस तरह से ये राइबोसोम्स होता है और राइबोसोम्स से ही आगे चलकर जो आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, वो बने होते हैं। तीनों तरह के जो आरएनए हैं उनका मैन्युफैक्चर राइबोसोम से ही होता है और प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो इसी से होता है। तो राइबोसोम्स का जो पॉलीस्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो इस तरह से देखने को मिलता है ना। कई राइबोसोम्स के पार्टिकल एक चेन से बंधे होते हैं और यहाँ पर एक ये बड़ी यूनिट होती है और एक ये नीचे छोटी यूनिट होती है। जब कोई भी अमीनो एसिड आता है, इसका सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो कोई अमीनो एसिड को टीआरएनए लेके आएगा, वो यहाँ पे बाउंड कर देगा। तो इस तरह से ये चेन लगातार बनती चली जाती है और इसको हम जो है इससे प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर हो जाता है। अब इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? राइबोसोम्स मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो राइबोसोम्स के बारे में आपको इतना ही यहाँ पर करना है। छोटा सा पार्ट ऑर्गेनेल्स होता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स होता है सेंट्रियोल। इसका भी नाम आपने सुना होगा, सेंट्रोसोम सुना होगा। वो सेंट्रोसोम इसी के अंदर बनता है। सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल जो है एक न्यूक्लियस के पास, जो सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है और एक ऐसा स्ट्रक्चर, इस तरह का स्फेरिकल स्ट्रक्चर देखने को सेंट्रियोल मिलता है। प्रेजेंट इन एनिमल सेल, जो सेंट्रियोल होता है वो सभी तरह की एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। सम प्लांट सेल्स, कुछ प्लांट सेल्स में भी पाया जाता है, 100% नहीं, कुछ प्लांट सेल्स में अवेलेबल होगा, लेकिन 100% एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल। दूसरा है प्रोकैरियोटिक सेल एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये देखने को नहीं मिलता, एब्सेंट रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल। नेक्स्ट है सेंट्रियोल इज सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल्स फ्रॉम द नियर न्यूक्लियस। ये सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल्स होता है और जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक के बिल्कुल पास में प्रेजेंट होता है। ओके, इसके बाद है ए क्लियर सर्किल ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द सेंट्रियोल in which mitochondria, Golgi body, chloroplast and राइबोसोम्स। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है सेल में, न्यूक्लियस के पास एक खाली स्थान होता है, फ्रीली सरफेस होता है, वहां पे ना राइबोसोम्स होगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया होगी, ना गोल्गी बॉडी होगी। उस एरिया में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ओके, बिल्कुल जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास में एक फ्रीली जगह होती है, वहां पर कोई भी और ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता, उस जगह पर ये सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है क्लियर सरफेस इज कॉल्ड सेंट्रोस्फीयर। और उस क्लियर जो सरफेस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर जो क्लियर सरफेस होता है, जहां पर कोई भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, उस क्लियर जो सरफेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया? न्यूक्लियस के पास एक क्लियर सरफेस होता है, वहां पर कोई भी ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता, उस जगह ये सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। और उस क्लियर जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं? हम सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं। तो जो सेंट्रोस्फीयर है, सेंट्रोस्फीयर जो क्लियर जगह है वो, और जो सेंट्रियोल है, उन दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रोसोम। ओके, सेंट्रोस्फीयर एंड सेंट्रियोल इज कंबाइंड फॉर्म सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम उन दोनों को मिला के हम क्या बोल देंगे? सेंट्रोसोम। ऐसे आपने सेंट्रोसोम नाम सुना होगा, सेंट्रोसोम कोई कह देता है उसको या सेंट्रियोल बोल देता है, तो हम दोनों को एक ही कहते हैं। लेकिन जो सेंट्रोसोम होता है उसमें दोनों जगह आ जाती है, वो पास का जो एरिया होता है, सेंट्रोस्फीयर होता है, वो भी आ जाता है, और सेंट्रियोल वाला वो ऑर्गेनेल भी आ जाता है, तो उसको हम सेंट्रोसोम बोल देते हैं। अब इसके बाद है सेंट्रियोल जो केमिकल इसका कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल, वो किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन का बना होता है और लिपिड का बना होता है। प्रोटीन, इसके अंदर लगभग 60 से 70% प्रोटीन होगा और 17 से 23% आपका लिपिड होगा। दूसरा आरएनए और सम डीएनए, कुछ डीएनए के पार्ट भी होते हैं। तो नेक्स्ट है, अब इसके फंक्शन आते हैं। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम के फंक्शन क्या होते हैं? तो इसके जो फंक्शन है स्पष्ट रूप से अभी तक पता नहीं है
कि सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल के फंक्शन क्या होते हैं, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कि सेल डिवीजन के समय ये जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वो जो स्पाइंडल फाइबर होते हैं सेल डिवीजन में, यानी कि जो क्रोमोसोम्स दोनों सिरों की तरफ जाते हैं, जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम्स ऊपर और नीचे दोनों सिरों की तरफ आते हैं, दोनों पोल की तरफ आते हैं, तो वो स्पाइंडल फाइबर बनते हैं बीच में, उसमें सेंट्रियोल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पहला तो ये है इसका, और दूसरा है कि कुछ जो सेल होती है उसमें फ्लैजिला होते हैं, बैक्टीरिया उस कुछ एनिमल सेल में फ्लैजिला और सीलिया होते हैं, जैसे पैरामीशियम है, अमीबा है, तो वो जो फ्लैजिला होते हैं उसके बेसल ग्रेन्यूल के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला और सीलिया को डेवलप करने का काम करते हैं। तो इस तरह से एक दो इसके ये कुछ फंक्शन होते हैं। एनिमल सेल, the cell division began the help of centriole. During cell division, spindle fiber are formed of centriole. Next है the basal granule of flagella and cilia is formed by centriole. Okay, तो इस तरह से centriole और राइबोसोम्स ये आपके दो ऑर्गेनेल्स हो गए, और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी कुछ लिखा हुआ है, आप वहां से स्टडी कर सकते हैं और उसको रीड आउट भी कर सकते हैं, और डायग्राम भी आप बना सकते हैं, क्योंकि जब साइंस की हम बात करते हैं तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए डायग्राम की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। डायग्राम का नॉमिनेशन भी होना चाहिए, डायग्राम कैसा बना हुआ है, उसका कौन सा पार्ट क्या है, क्या कहते हैं उसको, तो उसका नॉमिनेशन भी होना चाहिए, और अभी आप उसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस तरह से ये सेल के बारे में पूरा यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है, जिसमें हमने पूरे पहले आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल बताए, उसके बाद जितने भी इसके ऑर्गेनेल्स हैं वो बताए। तो ये चैप्टर जो है आपका यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बाद हम न्यू चैप्टर्स लेंगे अगले वीडियो में, और आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे आपको नए वीडियो लगातार प्राप्त हो, और लाइक और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।